बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में के टॉपिक पे आने से पहले हम जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक क्विक रिव्यू उसको कर लेते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था जी अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के बारे में हमने पढ़ा जी। स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है, क्या करता है जी, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था टू डिफरेंट यूज़र्स। इसकी हमने बात की। देन फिर हमने कहा जी अकाउंटिंग में कुछ ब्रांचेस हैं और उनको डिस्कस किया था। ब्रांचेस क्या थे जी, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच होती है, कास्ट अकाउंटिंग की ब्रांच थी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ब्रांच थी। हमने फोकस किया था कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। कास्ट अकाउंटिंग में हमने देखा कि कास्ट अकाउंटिंग क्या है जी। हमने कहा जी रिकॉर्डिंग ऑफ इंकर्ड ऑफ एवरी कॉस्ट, जो कास्ट इंकर हो रही है तो इसको रिकॉर्ड करना होता है। फॉर व्हाट पर्पस, किसके लिए हम इंकर कर रहे होते हैं जी? फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, उसको जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जी फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट। कास्ट को सर्टन करना होता था और प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करनी होती थी कास्ट की हमने। और इसकी बेसिस पे फिर हमने देखा कि हमने एक्सटर्नल रिपोर्टिंग को भी डिस्कस किया कि सम इंडस्ट्रीज़ में जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ड्यू टू के जिस तरह पेट्रोल की इंडस्ट्री की बात की तो पेट्रोल की प्राइसेस को सेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। गवर्नमेंट को एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि हमारी कास्ट ये है, अब ड्यू टू ये इन्फ्लेशन की वजह से, ये इश्यूज़ की वजह से कास्ट बढ़ रही है तो हमने इसकी पेट्रोल की कास्ट को बढ़ाना है। यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे मेडिसिन की कुछ आइटम ऐसी होती हैं जिनके गवर्नमेंट कंट्रोल किए होते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल रिपोर्टिंग सम एक्सटेंट हो रही होती है कास्ट अकाउंटिंग में, लेकिन नॉर्मली नहीं होती। और फिर हमने बात की जी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। हमने कहा जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है जी, वो कास्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कास्ट अकाउंटिंग से डाटा इन्फॉर्मेशन लेती है, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ड्राइव हो रही होती है और उस पर एप्लीकेबल करती है अपना प्रोफेशनल नॉलेज अप्लाई करके डिफरेंट रिपोर्ट्स लेते हुए, डिफरेंट डाटा लेते हुए, एनालिसिस करते हुए वो क्या कर रही होती है जी, डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, पॉलिसीज़ बना रही होती है और कैपिटल बजटिंग डिसीजन कर रही होती हैं। जिसमें हमने कहा था कि मेक एंड बाय, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन है, शट एंड डाउन है। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की जा रही होती है और दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर हमने इसकी रूट, कास्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट्स जो है इसकी रूट्स कहाँ से स्टार्ट हुई, हमने बॉर्डर सिस्टम की बात की, फिर हमने इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इन 1970 की बात की और देन फिर हमने कहा जी कि 1940 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उसमें क्या डेवलपमेंट हुई थी कास्ट अकाउंटिंग के रेलिवेंट। फिर हमने उसको बात की कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया कमोडिटीज़ की प्राइसेस के, और इसकी वजह से हमें कास्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आई। तो ये हमने थोड़ा सा हिस्ट्री को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि कास्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी, इसलिए कास्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आई। तो हमने देखा जी उसमें लिमिटेशंस थी, कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस किया, नंबर ऑफ लिमिटेशंस को डिस्कस किया कि ये लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से हमें कास्ट अकाउंटिंग की तरफ आना पड़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही थी। क्या लिमिटेशंस थी जिनसे हमने बात की जी, हिस्टोरिकल कास्ट डाटा नहीं हमें मिल रहा था और एंटिसिपेटेड कास्ट नहीं कर सकते थे, तो ये इशूज़ था। फिर उसमें हम कह रहे थे जी हम कास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें कास्ट पता ही नहीं है तो कंट्रोल क्या करेंगे। ठीक है, फिर हम हेल्प नहीं करती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें हेल्प नहीं कर रही थी किसमें जी, प्राइस सेटिंग ऑफ प्रोडक्ट की प्राइस सेटिंग में हमें हेल्प नहीं कर रही थी। फिर हमने कहा जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो रिपोर्टिंग कर रही होती है वो एक्सटर्नल यूज़र के लिए कर रही होती है और उसको हम रिपोर्टिंग जो होती है इंटरनल पर्पज़ के लिए भी हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर कंट्रोल ऑफ कास्ट और डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये चीज़ें जो हमें नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हमें ये नहीं रिपोर्टिंग कर रही थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉन मॉनेटरी टर्म्स की हमने बात की कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हमें रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, मॉनेटरी टर्म्स में तो रिपोर्ट कर रही थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेकिन नॉन मॉनेटरी टर्म्स यानी लेबर आवर्स, क्वांटिटी, मटेरियल क्वांटिटी, यूज़ वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो लिहाजा कास्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पेश आई। तो दीज आर द लिमिटेशन। तो ये क्वेश्चन बन रहा होता है कि जी कास्ट अकाउंटिंग की क्यों डेवलप हुई जी, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से कास्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई। कास्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, टू असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। बेसिक ऑब्जेक्टिव का कास्ट अकाउंटिंग क्या है जी, टू असर्टेनमेंट ऑफ
कास्ट को सर्टेन करना होता है। तो ये था जो हमने लॉस लेक्चर में डिस्कस किया, और हमने सारा एक इंट्रो ले लिया कि कास्ट अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में हमने ओवरव्यू एक डिस्कस कर लिया था। अब हमने एक कास्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ने जाने आगे फर्दर। तो किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जो उसकी कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनको सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेसिक टर्मिनोलॉजी बेसिकली दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, यू कैन से कि दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। ये कास्ट अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज कह लें इसको। तो ये टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टर्म्स आगे जो जब डेप्थ में जाके चीज़ों को डिस्कस करने जाएंगे हम, तो उस वक्त आपको इसकी जो बेसिक कंसेप्ट जब डिस्कस होंगे तो वो आपने ऑलरेडी उसको लर्न किया होगा, तो आपको वहाँ पे फिर सीखने में मसला नहीं आएगा। तो हमने इसलिए इन कंसेप्ट्स को सीख लेना है, और इस कंसेप्ट के रेलिवेंट, इन कंसेप्ट की इम्पोर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूँ कि इन कंसेप्ट्स के रेलिवेंट ही बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सेट कर लिए जाते हैं। तो इन कंसेप्ट्स को आपने लर्न करना है, और हम उसमें कास्ट अकाउंटिंग में ये चीज़ें लैग कर रहे होते हैं, बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कास्ट अकाउंटिंग के हवाले से। तो कास्ट अकाउंटिंग के हवाले से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स जो होते हैं वो लूज़ कर जाते हैं। तो हमने इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है जी। हम क्लास में भी पढ़ेंगे, कुछ आपको शेयर भी कर देंगे, उनको भी आप पढ़िएगा, तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिक कास्ट अकाउंटिंग टर्म जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कॉस्ट से। व्हाट इज कॉस्ट, देन हम देखते हैं जी कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस। ये कॉस्ट है क्या जी? कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट बेसिकली आपका क्या है? सैक्रिफाइंग ऑफ रिसोर्सेज। आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज, ठीक। कॉस्ट में आप सैक्रिफाइस करते हैं जी रिसोर्सेज का। अब रिसोर्सेज क्या हैं आपके? लेट्स सपोज आपने एक इक्विपमेंट प्रिक्योर करना है, तो आपके पास क्या रिसोर्स है जी? कैश एक रिसोर्स है ना, कैश के थ्रू आप उसको एक्वायर करेंगे। तो क्या ये आपने सेक्रीफाइस क्या किया? रिसोर्स क्या था? कैश। कैश को आपने सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज क्या हो गया? आपकी कास्ट। और एक्सपेंस क्या है? बेसिकली ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली तो ये सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ होता है जी, कास्ट और एक्सपेंस हम एक ही सेंस में ले रहे होते हैं, और नॉर्मली होता भी ऐसे ही है, लेकिन देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड एक्सपेंस। ये आपको मैं बताता चलो जी। कास्ट जो आप सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, ज़रूरी नहीं वो एक्सपेंस भी हो जाए। एक्सपेंस क्या होता है जी? कास्ट दैट चार्ज अगेंस्ट द रिसोर्सेज, अगेंस्ट द रेवेन्यू। कास्ट चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, जो आप रेवेन्यू के अगेंस्ट कास्ट को चार्ज कर लेते हैं, वो आपकी कहलाती है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है कि आप जो कास्ट को चार्ज कर लेते हैं आप अगेंस्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑफ पीरियड, किसी भी एक पीरियड के अगेंस्ट आप कास्ट को जब चार्ज कर लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? एक्सपेंस। लेट्स सपोज इसके एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि इक्विपमेंट की हमने एसेट की बात की। कोई आप इक्विपमेंट अक्वायर करना चाह रहे हैं, एसेट अक्वायर करना चाह रहे हैं। अब क्या किया आपने? रिसोर्सेज, कैश आपका रिसोर्सेज था, आपने सेक्रीफाइस किया। अब जब एसेट हम एक्वायर करते हैं तो क्या होता है जी? हम उसको एक्सपेंस आउट करते हैं। एनीवन प्लीज? उसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं एसेट्स को? नहीं, क्या करते हैं हम उसको एसेट क्रिएट कर लेते हैं अपना। हम क्या कहते हैं जी? एसेट अकाउंट्स डेबिट कर लेते हैं, और कैश अकाउंट को क्या कर लेते हैं जी? क्रेडिट। देखिए हमने इसको एक्सपेंस आउट नहीं किया, एक्सपेंस आउट नहीं किया, लेकिन कास्ट क्या हमारी इनकर हो चुकी है ना, हमने को पेमेंट तो की, सेक्रीफाइस तो किया। कैश क्या आपका? रिसोर्सेज, आपने रिसोर्स अपना सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन आपने एक्सपेंस बुक नहीं किया। ठीक है, अभी तक ये आपकी क्या है जी? कास्ट है। ठीक है, लेकिन जब इसके अगेंस्ट आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है जी? एक्सपेंस होता है आपका। ठीक है, अब आपने इसको चार्ज कर लिया अगेंस्ट किसके? प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं ना डेप्रिसिएशन को, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाती है ना अगेंस्ट द रेवेन्यू। ठीक है, अब आपने क्या किया? इसका कुछ पोर्शन आपने एक्सपेंस आउट कर लिया, अब आपने चार्ज कर लिया अगेंस्ट रेवेन्यू।
So this is the basically difference between, let me admit to the students. So this is the basically difference between cost and expense. ठीक है जी, कॉस्ट आपकी अभी एक्सपेंस नहीं बनी। एक्सपेंस कब बनेगी, जब आप अगेंस्ट उसको रेवेन्यू अपने चार्ज कर लेंगे। रेवेन्यू अगेंस्ट फॉर द पीरियड जो होगा आपका, उसके अगेंस्ट जब चार्ज कर लेंगे तो वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। बिफोर दिस आपकी वो क्या है, कॉस्ट है। ठीक है जी। कॉस्ट इज द सेक्रीफाइस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट का हिस्सा आप चार्ज कर लेते हैं अगेंस्ट द रेवेन्यू, वो आपका क्या कहलाएगा जी, एक्सपेंस। दिस इज द स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कंसेप्ट को। सॉरी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। मैंने कहा कि अगर आप अगेन सर करते हैं तो वॉइस में मुझे थोड़ा मसला है, मेरी ये डिवाइस में मसला है सर। वॉइस मेरी आपको क्लियर है जी? तो सीफ सबा प्लीज बताएं बेटा। जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। ओके, इट्स अप टू यू यार, आपके डिवाइस में कोई इशू होगा। ओके जी, आपने ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कॉस्ट और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या है। देयर इज स्लाइटली डिफरेंस, ऑलमोस्ट ये सिनोनिम्स के तौर पे ट्रीट हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका डिफरेंस होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी कॉस्टिंग। कॉस्ट के ऊपर क्या आ जाता है जी, कॉस्टिंग। आप बड़ा वर्ड यूज सुनते होंगे अपने डेली लाइफ में कि अभी आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक लेने जा रहे होते हैं, किसी के ऊपर लिखा था जी टाइटल कास्टिंग, किसी के ऊपर लिखा था जी कॉस्ट अकाउंटिंग, किसी के ऊपर लिखा था जी कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स? इन थ्री टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आगे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में या कहीं पे आप इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाता है जी, कॉस्टिंग क्या है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है जी, और फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी किसको बोलते हैं, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो इनका कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉस्टिंग बेसिकली क्या है जी, कॉस्टिंग इज द मेथड, ये मेथड्स हैं जी टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, कोई भी आप मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। मेथड्स क्या हैं जी कॉस्टिंग के? कॉस्टिंग आप कर लेते हैं जी, प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर लेते हैं, बैच कॉस्टिंग कर लेते हैं, आगे हम इनको पढ़ेंगे भी जाके, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। तो दीज आर द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इनकी बेस पे एक आपको कॉस्ट कैलकुलेट होकर मिल रही होती है। ठीक है, तो कॉस्ट जो कैलकुलेट करने के मेथड हैं, बेसिकली जो आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप कॉस्ट कैलकुलेट करने के हद तक आप क्या कर रहे हैं जी, दिस सेक्शन इज कॉल्ड कॉस्टिंग। इसको हम बोलते हैं जी कॉस्टिंग। ठीक है, ये अभी रिपोर्टिंग की तरफ नहीं गई। ठीक है, कॉस्ट को हमने कंपाइल कर लिया है, कॉस्ट कार्ड्स पे हमने कॉस्ट को कंपाइल कर लिया जी, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हमारे ये इंकर हुए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट इतने प्रोड्यूस हुए, नंबर ऑफ जॉब इतनी प्रोड्यूस हुई पर यूनिट ये है। अब हमने इतना से काम किया है, तो ये इतना काम जो है जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का, इसको क्या कहते हैं जी, कॉस्टिंग। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है जी, सॉरी कॉस्टिंग अकाउंटिंग नहीं, सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है जी, अब आप जिस तरह हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा और हमने डिफाइन किया, वहाँ पे हमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, तो क्या वही प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी अडॉप्ट करेंगे जी कास्ट अकाउंटिंग में, या यहाँ पे नए प्रिंसिपल्स होंगे? एनीवन प्लीज। तो कास्ट अकाउंटिंग में बेसिक प्रिंसिपल जो है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसपे आप कहते हैं जी डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपने पढ़े होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है,
कि डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। ये हमने क्या, एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ये इस तरह से हमने एक रूल पढ़े हैं। तो दीज बेसिक रूल्स अप्लाइड ऑन दिस कास्ट अकाउंटिंग आल्सो। ठीक है, कास्ट अकाउंटिंग में यही प्रिंसिपल, जब हम रिकॉर्ड करेंगे मेथड, इस जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस पर वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। तो ये क्या है जी, कास्ट अकाउंटिंग बेसिकली क्या है जी, मेथड्स, मेथड है ये रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ये कास्ट अकाउंटिंग की मेथड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ये मेथड है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। मेथड है क्या, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमने रूल्स पढ़े थे उन्हीं मेथड्स पे हमने यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर करना है। उन्हीं मेथड्स पे क्या हम यहाँ पे भी लेजर्स बनाएंगे, जिस तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जी हमने जर्नल एंट्रीज पास की, फिर हमने कहा जी कि हम इस पर लेजर बनाएंगे, फिर हमने कहा जी उस पर ट्रायल बैलेंस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, कैश फ्लो बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा जी, एट इट इज आप उसके जर्नल एंट्रीज करेंगे एज द कंसेप्ट ऑफ, एज द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करेंगे। फिर आप डबल एंट्री सिस्टम वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करेंगे कास्ट अकाउंटिंग में। ठीक है जी, एंड अक्रूवल बेसिस पे आपका चलना चाह रहे हैं, कैश बेसिस पे, वो भी यहाँ पे कंसेप्ट होगा, सेम कंसेप्ट होंगे, सेम प्रिंसिपल्स होंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स विल बी सेम इन कास्ट अकाउंटिंग आल्सो। तो यहाँ पे भी आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होंगे, लेजरिंग कर रहे होंगे, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, और वो पूरा जो अकाउंटिंग साइकिल वहाँ पे हमने पढ़ा है वो यहाँ पे भी हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। और कास्ट अकाउंटिंग साइकिल में हम आगे फर्दर फिर जब फ्लो आगा तो कुछ चीज़ें जो ऐड हो रही होती हैं नहीं, वो भी हम देख लेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल आप कास्ट अकाउंटिंग में वही फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग क्या है जी, मेथड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक मेथड है, और मेथड क्या है जो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ये बेस कर रहा है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स थे। ठीक है जी, इन दोनों को जब हम बात करते हैं ना कंबाइन, तो ये आपकी कहलाती है जी कास्ट अकाउंटेंसी। कास्ट अकाउंटेंसी क्या है जी आपकी, जब हम कास्टिंग की भी बात कर लेते हैं और कास्ट अकाउंटिंग की भी बात करते हैं तो ये आपकी बन जाती है जी कास्ट अकाउंटेंसी। यानी हमने कास्ट को भी आइडेंटिफाई कर लिया विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेसेस, डिपार्टमेंट्स, हमने कास्ट को कंपाइल किया, कैलकुलेट किया, और फिर उस पर प्रिंसिपल अडॉप्ट किए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, डेबिट क्रेडिट प्रिंसिपल लेजर्स को अडॉप्ट करते हुए हम आए जी। मेथड रिकॉर्डिंग की, हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हम पूरा प्रोसेस एक जगह पढ़ लेते हैं तो वो एक बुक में ये सारा प्रोसेस दिया गया तो उसको हम कास्ट अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन कास्टिंग, कास्ट अकाउंटिंग एंड कास्ट अकाउंटेंसी। आई होप कि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इन कंसेप्ट्स पे। अब हम बात करेंगे जी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन सेट हो जाते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाता है जी, कितने तरीकों से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो देयर आर सेवरल मेथड्स, वो आपको ऑप्शन देगा सेवरल की, तो बहुत सारे मेथड हैं इसके, कोई गिने चुने 1 2 3 4 5 नहीं है, सेवरल मेथड्स हैं जिन पे आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम पढ़ भी लेंगे कि किस तरह से ये कास्ट क्लासिफिकेशन हो रही होती है। और फिर इसके बारे में आ जाता है जी क्वेश्चन कि ये क्लासिफिकेशन क्यों यूजफुल है, क्यों हम किसी की कास्ट की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, कास्ट की क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है जी। एनीवन प्लीज, लेट मी एडमिट टू द स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन क्लास। अब हम क्लासिफिकेशन इसकी क्यों करते हैं जी, क्लासिफिकेशन हमने एक क्वेश्चन बन गया जी, सेवरल मेथड से कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन, लेकिन एक यूजफुल क्यों है, क्यों करनी है हमने क्लासिफिकेशन, टू आइडेंटिफाई द कास्ट,
कास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है जी। कास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, ये किसके रेलिवेंट कास्ट बन रही है, तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं। और इसका मकसद ये होता है, इसका मकसद क्या है जी, आइडेंटिफाई कर सके हम रिस्पेक्ट टू जॉब प्रोसेस, जो भी हमारा डिपार्टमेंट है उसके रिस्पेक्ट हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कास्ट को। तो आइडेंटिफाई द कास्ट इसका बेसिक मकसद होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट का। अब इसमें सबसे पहले हम देखें तो प्रोडक्ट कास्ट, ठीक है। इसका सेकंड नाम क्या होता है जी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। प्रोडक्ट कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। प्रोडक्ट कास्ट क्या है, प्रोडक्ट कास्ट की तरफ आने से पहले मैं आपको बता दूं जी, देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कास्ट। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है जी, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, 3 एलिमेंट ऑफ कास्ट जी। थ्री एलिमेंट ऑफ कास्ट कौन कौन से हैं जी, मटेरियल है, लेबर है एंड ओवरहेड्स, या इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलेंगे, ठीक है जी। तो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, और उसमें मटेरियल है, लेबर है एंड ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स है। इनको डिटेल में भी देख लेंगे बाद में। अब ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये बेसिकली क्या बन रहा है जी, प्रोडक्ट कास्ट भी कहलाते हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये क्या आपके मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और प्रोडक्ट कास्ट भी कहलाते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट कास्ट में क्या है आपका जी, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, ये आपकी क्या है जी, प्रोडक्ट कास्ट है। प्रोडक्ट कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ठीक है जी। ये क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी इसको बोलेंगे। ठीक, तो ये एक आपने क्लासिफिकेशन की जी, प्रोडक्ट कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब इसके अगेंस्ट सेकंड क्या है जी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या नॉन प्रोडक्ट कास्ट या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या होगी, अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ठीक है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की अगर बात करें तो क्या है इसमें जी, इसमें आपका आ जाता है जी मार्केटिंग प्लस एडमिन, जिसको ऑपरेटिव कास्ट भी कहते हैं, ऑपरेशन कास्ट भी कहते हैं, और इसको पीरियड कास्ट भी बोलते हैं जी, इसको पीरियड कास्ट भी बोलते हैं। ये जो आपकी कास्ट कहला रही है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या है जी, ये आपकी पीरियड कास्ट है। ठीक है, एक तरफ से आई मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग कंसर्न की भी थोड़ा सा देख लेंगे। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कॉस्ट के जो है वो कैटेगरी क्लासिफिकेशन कैसे की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट और नॉन प्रोडक्ट कास्ट। अब इसमें क्या है जी, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में आपके आ रहा होता है जी 3 एलिमेंट कास्ट की बात की हमने, तो 3 एलिमेंट्स है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, ये मिलके आपकी क्या बन रही है जी, प्रोडक्ट कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। और साथ में आपकी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या आ रही होती है, कोई भी एक बिजनेस है इसने प्रोडक्ट बनाई, उसके बाद बेसिकली उसका सेल आउट भी करना है, तो मार्केटिंग कास्ट भी इनकर हो रही होगी। ठीक है, इस पूरे बिजनेस को जो रन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, तो एक एडमिन कास्ट भी है। तो दीज आर दी ऑपरेशनल कास्ट, ऑपरेटिव कास्ट,
या आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कास्ट इनकर करनी पड़ रही है, तो ये क्या होता है जी, पीरियड कास्ट कहलाती है। ये पीरियड कास्ट क्यों कहलाती है? क्योंकि हम ये प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करते, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट को हम चार्ज नहीं करते, हम ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हैं जाके एज अ पीरियड के तौर पे। हम पूरे एक मंथ की, पूरे क्वार्टर की, पूरे ईयर की मार्केटिंग एडमिन कास्ट निकालते हैं और उसको बुक कर लेते हैं जनाब इनकम स्टेटमेंट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस में अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। अब हम टोटल की कास्ट की बात करें, वो टोटल कास्ट आपकी क्या बन रही है जी, प्रोडक्ट कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट प्लस पीरियड कास्ट या नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आपकी जो है। ये दोनों मिलके आपकी क्या बनेगी जी, टोटल कास्ट। ओके जी, तो दिस इज योर टोटल कास्ट। दो तरह से क्लासिफिकेशन कर लिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो है प्रोसेस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी हो रही है। तो इसमें आपके मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स आपके क्या बन रहे हैं जी, प्रोडक्ट कास्ट बन रही है, और मार्केटिंग और एडमिन के जो एक्सपेंसेस आपके क्या बन रहे हैं जी, ये आपका पीरियड कास्ट है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। और इन दोनों को जब हम क्लब करते हैं तो आपकी ये टोटल कास्ट बन जाती है। तो ये होता है जी आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इंडस्ट्री है तो उसकी ये टोटल कास्ट बन रही होती है। अब हम देखें ट्रेडिंग कंसर्न में, ये यही चीज़ हम देखें तो कैसे बन रही होगी, ट्रेडिंग कंसर्न की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग कंसर्न है ना, यहाँ पे इसकी चेंज होगी। ट्रेडिंग कंसर्न में क्या हो रहा होगा, वो परचेज कर रहा होगा मटेरियल, उसकी क्या होगी, परचेजिंग कास्ट होगी एक, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल कास्ट है, इसकी जगह पे क्या होगा, उसने परचेज किया, अपने खुद नहीं वो बना रहा, तो उसकी परचेज कास्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन इन कास्ट, प्लस क्या होगा जी, ट्रांसपोर्टेशन इन, उसको जो उसने प्रोक्योर किया है प्रोडक्ट्स को, ट्रेडिंग कर रहा है, वो बनी बनाई प्रोडक्ट आगे सेल कर रहा है, तो उसको जो लाने में उसके कास्टिंग करके वो इसमें इंक्लूड कर लेगा। देन अदर कोई रिसीविंग कास्ट है उसकी, ठीक है जी, अदर रिसीविंग कास्ट है, तो ये इसकी बन जाएगी ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग कंसर्न के। जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो ट्रेड कर रहा है, ट्रेड का बिजनेस कर रहा है, उसकी कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग की हमने देख ली, अब ट्रेड की हम देख लें। परचेज कास्ट है जो उसने प्रोक्योर किया, ट्रेडिंग कर रहा है, उसको लाने में उसने कुछ कास्ट इनकर की, ट्रांसपोर्टेशन इन कास्ट ऐड होगी, प्लस कोई रिसीविंग, उसको अनलोड करने में, उसको ऑफलोड करने में, या कोई और स्टोर में रखने में कोई कास्ट इनकर कर रहा है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी जी, रिसीविंग कास्ट। अब ये तीनों क्लब होंगी तो इसकी क्या कहलाएगी, वो प्रोडक्ट कास्ट बन जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट कास्ट उसकी ये बन रही होगी ट्रेडिंग कंसर्न की। और इसी तरह नॉन मैन्युफैक्चरिंग जो है, नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो उसकी हो रही हैं, उसमें जो उसने मार्केटिंग का एक्सपेंसेस किए हैं प्लस एडमिन एक्सपेंसेस, उसी तरह पीरियड कास्ट कहलाएंगे, उसी के उसके पीरियड कास्ट ही कहलाएंगे। और ये पीरियड कास्ट मिलके, ये यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग अब नहीं आएगा, पीरियड कास्ट आएगा, तो ये पीरियड कास्ट मिलके टोटल कास्ट उसकी बन रही होगी ट्रेडिंग कंसर्न की। तो दिस इज अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न पे क्या कास्ट बन रही है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे आपकी कास्ट क्या बन रही है। अच्छा जी, अब कास्ट कंपोजिशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं। अब जो प्रोडक्ट की कास्ट की हमने बात की और हमने कहा जी देर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं जी। कौन कौन से जी, मटेरियल, नंबर 1 मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में आपके पास दो तरह से होते हैं, फिर डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल।
इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह लेबर में दूसरा एलिमेंट क्या है जी, लेबर, इसमें भी इसी तरह है, डायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक है, इसके बाद क्या है जी, ओवरहेड्स हमारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है, these आर द 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, द मटेरियल दैट बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये एक पेन है, ये मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इस पे जो ये प्लास्टिक लगा, ये इसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब ये इसका क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में बड़े छोटे छोटे से मटेरियल लगे होंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो छोटे छोटे टाइप के मटेरियल इसके लगे होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं जी, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। इसी तरह आपकी लेबर है, डायरेक्ट लेबर होती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट मार्कर। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है वो डायरेक्ट लेबर कहलाएगी, और जब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही, हेल्पिंग के तौर पे काम कर रही है, प्रोडक्ट्स को एक जगह से उठा के, कंपोनेंट्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जा रही है, तो ये इसको हम इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट जो है उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेट्स सपोज ये ब्लैक मार्कर है, इसकी कैप जो है इसमें ब्लैक कलर हुआ है, अब इस ब्लैक कलर को आइडेंटिफाई करना है इसके साथ मुश्किल है। ठीक है, इस तरह का जो इस पे पेंट या कलर जो भी लगा है वो आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये इजीली ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन जो प्लास्टिक इस पे सारा लगा हुआ है बॉडी पे, तो वो एक्चुअली क्या है जी, ट्रेसेबल है। इसी तरह जो डायरेक्ट लेबर है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर है जो एक फैक्ट्री में उसको हेल्प आउट कर रही है, अभी नहीं पता कि वो कितनी चीज़ों को उसने उठा के उधर रखा। ठीक है, किस किन प्रोडक्ट को उन्होंने उठा के हेल्प आउट किया। अब ये मैन्युफैक्चरिंग में तो इन्वॉल्व हो रहा है, जिसने नंबर ऑफ यूनिट्स इतने जॉब्स बनाए, इस पे इसकी कास्ट ये है। अब उन्होंने डिफरेंट जॉब्स पे हेल्प आउट किया होगा, तो उनकी कास्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्या कहलाएगी जी, इनडायरेक्ट लेबर। और ओवरहेड्स आपके क्या होते हैं जी, ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं, और आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कास्ट में ही आते हैं, वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होते, ये एलोकेट किए जाते हैं। ये ओवरहेड्स कास्ट जो एलोकेट की जाती है डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है। तो इनको ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो ये दो तरह से है, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। इनको आप डायरेक्ट कास्ट बोल सकते हैं, इनको आप इनडायरेक्ट कास्ट बोल सकते हैं, और ये भी जो पार्ट बन जाता है जाके इनडायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कास्ट यानी ओवरहेड्स का हिस्सा ही बन जाता है। ये जहाँ से निकलता है मटेरियल से, मटेरियल टोटल मटेरियल में से डायरेक्ट अलग हो जाता है, इनडायरेक्ट अलग होके ओवरहेड्स में आ जाता है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर में से लेबर जो पेमेंट होती है उसमें से डायरेक्ट लेबर अलग और इनडायरेक्ट लेबर की अलग होके ओवरहेड्स में आ गई और इनडायरेक्ट का पार्ट बन गई। अब ये डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट, अब इन दोनों कास्ट को, और ये देखें किस तरह से क्लासिफिकेशन डिफरेंट नेचर्स की हो रही है। हमने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज पे देखा, फिर हमने देखा है कि इसका देखें अब डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट हो रही है। ठीक है, अब इसमें अगर हम दूसरी बात करें तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं जी, आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर मिलकर क्या कहलाता है जी, प्राइम कास्ट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज प्राइम कास्ट, तो आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट कास्ट है आपकी क्या कहलाती है जी, प्राइम कास्ट है। या अदर नेचर की कोई डायरेक्ट कास्ट है तो वो शामिल करके हम उसको कहेंगे जी प्राइम कास्ट है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है जी, प्राइम कास्ट इंक्लूड्स, हम बताएंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, या अदर कोई डायरेक्ट कास्ट है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो रही होगी। और इसी में अगर प्राइम कास्ट में ये जो हमारे
ओवरहेड्स हैं, इनमें हमने बात की ओवरहेड्स दो तरह के हैं आपके, VOH होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, अब ये प्राइम कास्ट में अगर VOH ऐड कर दिए जाएं या ये तीनों एलिमेंट मटेरियल प्लस लेबर प्लस VOH आपकी क्या कहलाएगी जी, मार्जिनल कास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे जी, मार्जिनल कास्ट। देखिए ये एक अलग से क्लासिफिकेशन हो रही है, प्राइम कास्ट क्या है जी, मार्जिनल कास्ट क्या है। ठीक है, फिर आप जब ये फिक्स भी साथ शामिल कर लेते हैं तो ये टोटल प्रोडक्ट कास्ट बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कास्ट, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं जी सम टाइम की जी, व्हाट इज प्राइम कास्ट के बारे, प्राइम कास्ट में क्या इंक्लूड होगा। ऑप्शन दिए जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ठीक है, आपको दिया जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल प्लस ओवरहेड्स। तो आपको उसको आंसर आपका क्या होगा जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्ट कास्ट है, या अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आपका प्राइम कास्ट कहलाएगी। इसी तरह मार्जिनल कास्ट पर भी क्वेश्चन बन सकता है और फुल कास्ट का भी बन सकता है। तो ये हमें मैकेनिज्म बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किसका हिस्सा बन रहा है। ओके जी, पीरियड कास्ट हमने पढ़ लिया। पीरियड कास्ट क्या होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है जी, पीरियड कास्ट में क्या इंक्लूड होगा जी, उसमें हम मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस ले रहे होते हैं, वो आपकी कहलाती है पीरियड कास्ट। फिर इनडायरेक्ट कास्ट क्या होती है, डायरेक्ट कास्ट क्या होती है, ये हमने देख लिया। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल टू है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। ये इजीली ट्रेसेबल होना चाहिए। अब हम इसको देख लेते हैं जी, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या हो सकती है जी, विद रिस्पेक्ट टू हिज नेचर। हमने बात कर ली नेचर के अकॉर्डिंगली बात करें, अगर नेचर की बात करें तो हमने कर ली उसकी कि किसी भी कॉस्ट की नेचर जो होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन कर ली बाय नेचर। ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो उसका क्या होगा, बिहेवियर। अगर हम इसकी बिहेवियर की बात करें, ये नेचर था, अब हम बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट बिहेव कैसे करती है, दिस इज आल्सो ए क्लासिफिकेशन। इसलिए मैंने कहा ये सेवरल क्लासिफिकेशन हैं कॉस्ट की। तो ये बिहेवियर ऑफ कॉस्ट क्या है, बिहेव कैसे करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। तो इसमें जी हम देखते हैं जी बिहेव कैसे करती है। आपने सुना होगा जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ये बिहेव करती है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से ये कैसे बिहेव करेगी। नंबर 1 क्या होगा जी, वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी। ठीक है, नंबर 2 क्या होगी जी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी आपकी। ठीक है, नंबर 3 क्या होगी, सेमी वेरिएबल कास्ट। 4 क्या हो सकता है, स्टेप कॉस्ट या स्टेप फिक्स कॉस्ट इसको बोलते हैं। इसको सेमी वेरिएबल कास्ट को मिक्स कास्ट भी बोलते हैं, मिक्स हो रही होती है। इनके एग्जांपल ले लेते हैं और इनको समझ लेते हैं कि ये कैसे बिहेव कर रही होती हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझा इधर जो है कोशिश करता हूँ समझाने की, ताकि आप लोगों के अगर पेपर में आ जाए तो ये हमने देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ये कैसे वेरी कर रही होती है और पर यूनिट ये कैसे बिहेव कर रही होती है। तो इसके बिहेवियर को समझना है और इसके बिहेवियर पे क्वेश्चन बन जाते हैं जी कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल क्या बिहेव करती है और पर यूनिट बिहेव क्या करती है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल क्या बिहेव कर रही होती है और इन पर यूनिट क्या बिहेव कर रही होती है। तो इनका बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें जी वेरिएबल कॉस्ट की, बिहेवियर में अगर बात करें हम वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो है ऑलमोस्ट ये वॉल्यूम होता है इसका जी आपका, और यहाँ पे कॉस्ट रुपीज़ है आपके।
तो ये ऐसे इंक्रीजिंग ट्रेंड में मूव करती है वेरिएबल कॉस्ट आपकी, ठीक है जी। ये विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ये इंक्रीज कर दी जाएगी इन टोटल, ये टोटल की बात हो रही है जी, टोटल इन टोटल। टोटल जब वेरिएबल कॉस्ट होगी वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग वॉल्यूम, जैसे जैसे प्रोडक्शन का वॉल्यूम, हम एग्जांपल भी ले लेते हैं इसको समझने के लिए। विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम ये जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये टोटल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका सेकंड बिहेवियर क्या होता है, पर यूनिट बिहेवियर क्या होता है। टोटल में तो ये इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन पर यूनिट बिहेवियर इसका क्या है जी, फिक्स रहता है। पर यूनिट फिक्स रहेगी, सेम रहेगी एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी, किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ये क्या होगी जी, फिक्स रहेगी। ये पर यूनिट फिक्स हो जाती है जी, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ जी। पर यूनिट क्या होगा जी, फिक्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इसको हम देखते हैं, हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसका हम कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू समझने की। लेट्स सपोज आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट है आपके पास, ठीक है। ये 10 से चले स्टार्ट कर लेते हैं। 10 में जी 100 है और 1000 यूनिट्स हैं। अब आपकी इस पे मटेरियल कास्ट, लेट्स सपोज मटेरियल क्या आपकी वेरिएबल कास्ट है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वेरी करेगी। हम देख लेते हैं कि ये टोटल में कैसे वेरी करेगी, पर यूनिट फिक्स कैसे रहेगी, इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसकी कास्ट पर केजी लगा लें जी, एक यूनिट पे ये लेट्स सपोज 100 की लग रही है, ठीक है। तो ये पर केजी चाहे 100 यूनिट प्रोड्यूस हो चाहे 1000 यूनिट प्रोड्यूस हो, एक यूनिट पे ये 100 रुपए की लग रही है, 1 केजी लग रहा है इसका मटेरियल का, 1 केजी लग रहा है और इसकी कास्ट क्या है जी 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपीज उसकी कास्ट है। अगर 10 यूनिट बनाए तो तब भी 1 केजी लगेगा 1 यूनिट में, ठीक है। और उसकी 100 रुपये, 1 यूनिट पे 1 केजी लग रहा है तो उसकी 100 रुपये कास्ट है। टोटल कास्ट क्या हो जाएगी जी इसकी, 10 यूनिट बन रहे हैं तो 1 यूनिट पे आपका 100 रुपया लग रहा है तो 1000 रुपया होगी। इसी तरह आपके 100 यूनिट है, 100 रुपये के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। और 1000 अगर यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मटेरियल की कास्ट तो पर केजी 100 ही रहेगी ना, तो ये 100,000 हो जाएगी। अब क्या हो रहा है आपका, इन टोटल ये आपकी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना। वेरिएबल कास्ट आपकी, वेरिएबल मटेरियल आपका क्या है, वेरिएबल है। जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी ये वेरी करेगा क्योंकि मटेरियल ज़्यादा लगेगा ना, तो ये वेरी करता जा रहा है जी। टोटल में देख लें इसकी 1000 से 10,000 और 100,000 पे चला गया। और यहाँ पे क्या एक्टिविटी चेंज हो रही है, 10 यूनिट से 100 यूनिट्स और 1000 यूनिट पे आ गया। लेकिन अगर पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट आपकी क्या है जी, ये सेम है ना, पर यूनिट तो आपकी चेंज नहीं हो रही है कास्ट, ठीक है। पर यूनिट अगर ये 1000 को 10 पे डिवाइड कर लें तो आपकी 100 आएगी, 10,000 को 100 पे डिवाइड कर लें तो आपकी 100 आएगी, 100,000 को 1000 पे डिवाइड कर लें तो आपकी 100 रहेगी। तो ये पर यूनिट क्या रहती है जी, वेरिएबल कास्ट सेम रहती है लेकिन टोटल में ये वेरी करती है। इसके अपोजिट है फिक्स कास्ट। अब हम फिक्स कास्ट को देख लेते हैं। फिक्स कास्ट आपकी कैसे जी, फिक्स कास्ट आपकी टोटल में कैसे बिहेव करती है और पर यूनिट कैसे बिहेव करती है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि टोटल की अगर बात करें तो टोटल में ये फिक्स रहती है जी, ठीक है। कोई भी वॉल्यूम चल रहा है तो ये फिक्स रहेगी। इस तरह से ग्राफ फिक्स बन रहा होता है। लेकिन ये पर यूनिट क्या होता है जी, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है, ये कम होती जाती है पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट क्या होती है जी, कम होती जाती है फिक्स कास्ट। कैसे कम होती जाती है इसको देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी डेप्रिसिएशन है 100,000 है। 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन आप कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चले जाएं तो आपकी वो सेम ही होगी। यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं जी 100 आपने किया, इधर 1000 किया, 10,000 की है, ये यूनिट्स प्रोड्यूस की है, आपकी एक्टिविटी है ये,
यूनिट प्रोड्यूस करना वॉल्यूम है ना ये। अब आपकी पर यूनिट कास्ट क्या है जी? पर यूनिट यहाँ पे कास्ट आपकी क्या होगी? 1000 होगी। यहाँ पे कास्ट आपकी क्या हो जाएगी? 100। और यहाँ पे आपकी कास्ट क्या हो जाएगी जी? 10। ये देखिए आपकी ये क्या हो रहा है जी? डिक्रीज हो रही है। इन टोटल क्या है ये? इन टोटल क्या है ये? डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स है इन टोटल। इन टोटल फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है ये पर यूनिट डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको? यू गॉट माय पॉइंट? सर ये फिक्स वाला एक्सपीरियंस समझा दें। फिक्स का ओके। देखें डेप्रिसिएशन आपका फिक्स एक्सपेंस है ना जी। डेप्रिसिएशन आप लेट्स सपोज 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करें या 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 लाख ही रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल में आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? फिक्स है। देखें किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के 100,000 ही आ रहा है आपका। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी यूनिट पर जो है आपके यूनिट जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। आपके यूनिट यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। तो अब अगर पर यूनिट की बात करें तो आपकी पर यूनिट क्या है? यहाँ पे 100 यूनिट अगर प्रोड्यूस करेंगे तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट क्या आ रही होगी आपकी? 1000। लेकिन अगर हम बात करें जी 10 आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया और इस पर डेप्रिसिएशन 1 लाख की थी, तो आपका पर यूनिट कितना हो गया? 100। आपने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, उसके अगेंस्ट आपकी डेप्रिसिएशन 1 लाख ही है, तो अब आपकी पर यूनिट कास्ट कितनी होगी जी? 10। तो ये आपकी फिक्स कास्ट क्या है? पर यूनिट डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन टोटल इन फिक्स है। ये उसका वेरिएबल कास्ट का ऑपोजिट है। वो इन टोटल जो है वो वेरी करती है, लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। ये फिक्स कास्ट इन टोटल कांस्टेंट रहती है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज जैसे होगा तो इसमें वेरिएशन पैदा होगा, या इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है जी, ये कांस्टेंट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं होती। इसी के बारे में क्वेश्चन आता है कि फिक्स कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि पर यूनिट विल रिमेन कांस्टेंट। ट्रू और फॉल्स में अगर पूछ लिया जाए, या वो कहेगा जी फिक्स कॉस्ट कैसे बिहेव करती है, तो ये डिफरेंट इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये मोस्टली बड़ा टेक्निक पॉइंट है, बच्चे वो लैग कर रहे होते हैं, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। मैंने काफ़ी टाइम इस पे लिया आपको समझाने में, एग्जांपल भी दी। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो इस पे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं जी आप। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हमारी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे तो चेक, कुछ तो फिक्स रहती है, कुछ वेरी कर रही होती है। ठीक है, कुछ पोर्शन इसका फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, लेकिन कुछ पोर्शन इसका जो है वेरी करता रहता है। ठीक है, अब कैसे? लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी आपकी मशीन जो प्रोडक्शन कर रही है, शॉप मशीन में भी यूज़ हो रही है और आपके एडमिन ऑफिस में भी यूज़ हो रही है। ठीक है, अब जो एडमिन ऑफिस में यूज़ हो रही है, चाहे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस करें या 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करें, जो एडमिन में लाइट लगी हुई है उनने तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है ना, उतना ही टाइम इसको ऑन करना है ना हमने, जितना टाइम हम ऑफिस यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेकंड पोर्शन जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है मशीन ज़्यादा चलेगी। ठीक है, मशीन पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी ज़्यादा लगेगी। अगर आपने लेट्स सपोज मशीन चलाई 100 यूनिट के लिए तो आपने इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम की होगी, लेकिन आपने 1 लाख यूनिट के लिए मशीन को यूटिलाइज किया तो डेफिनेटली आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उस पर कंज्यूम हुई होगी। तो आप क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेरी है। इसमें सेमी कुछ पोर्शन आपका फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन जो है वो आपका वेरिएबल है। तो इसको बोलते हैं जी सेमी वेरिएबल, यानी कुछ पोर्शन फिक्स में जा रहा है, कुछ उसका वेरिएबल में जा रहा है। और स्टेप कॉस्ट क्या है? स्टेप कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ये कंसेप्ट असल में ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। स्टेप फिक्स कॉस्ट कह लें या स्टेप कॉस्ट कह लें,
तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होता है जी, यानी ये बढ़ती जाती है जैसे जैसे वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता जाता है। वैसे तो हमने पढ़ा जी फिक्स कॉस्ट मेन विल रिमेन फिक्स, लेकिन अप टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। वो कैसे? अब आप कहेंगे जी वो कैसे? फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, हमने तो यही पढ़ा है, लेकिन स्टेप फिक्स कॉस्ट यानी एक ऐसा स्टेप आएगा कि जहां आपकी फिक्स कॉस्ट भी स्लाइटली चेंज हो जाएगी। क्यों? लेट्स सपोज आपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे जी 1000 यूनिट, यहाँ पे आपको जाना पड़ा 2000 यूनिट्स। अब जब आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, सुपरवाइजर जो होते हैं, सुपरवाइजर की सैलरी किस में आ रही थी? फिक्स्ड ओवरहेड में आ रही होती है, ठीक है जी। फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पे आपको सुपरवाइजर चाहिए थे जी 5, ठीक है, 5 सुपरवाइजर मैन चाहिए थे आपको, लेकिन आपने एक्टिविटी अपनी बढ़ा ली, 1000 से आप चले गए 2000 पे। अब वो 5 के 5 सुपरवाइजर क्या 2000 को सुपरवाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप क्या करेंगे? सुपरवाइजर को इंक्रीज करेंगे, या तो अप टू 8 लेके आएंगे या 10 तक ही लेके आएंगे। तो अब क्या होगा? जब 5 नए सुपरवाइजर हायर किए तो अब क्या होगा? हमारा फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ गया ना, ठीक है। तो ये फिक्स स्टेप फिक्स कॉस्ट होता है कि एक सर्टन लेवल पे, सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद आपकी एक कॉस्ट में चेंज आता है, फिक्स कॉस्ट में चेंज आता है, वो आपकी कहलाती है स्टेप फिक्स कॉस्ट। यानी एक स्टेप पे जाके ये फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज हो जाएगी। ओके जी। फिर बहुत सारी और कॉस्ट आ जाती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है जी? कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कुछ कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? लेट्स सपोज मैनेजर्स जो होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ कास्ट उनके कंट्रोल में नहीं होती। वो कौन सी कास्ट है वो देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये कंट्रोलेबल कास्ट में आपका क्या? मटेरियल, लेबर। देखें आपका मटेरियल लग रहा था 1 kg, आप लेट्स सपोज ज़्यादा लगा रहे थे, इसको मैनेजर कंट्रोल कर सकते हैं, एफिशिएंटली बना सकते हैं। लेबर आप 2 यूज़ कर रहे थे, एक से काम ले सकता है मैनेजर के कंट्रोल में। तो ये क्या कहलाएगी? इनकी कास्ट कंट्रोलेबल कास्ट कहलाएगी। मटेरियल को कंट्रोल कर सकता है वो, लेबर को कंट्रोल कर सकता है, उसकी कास्ट को कम कर सकता है। तो ये क्या कहलाएंगी जी? इस नेचर की कास्ट क्या कहलाएंगी? कंट्रोलेबल, जो कंट्रोल मैनेजर्स के अथॉरिटी में है कि वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मैनेजर के कंट्रोल में क्या नहीं है जो वो कंट्रोल नहीं कर सकता? तो वो जनाब डेप्रिसिएशन को कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर सकता। डेप्रिसिएशन, जितनी भी डेप्रिसिएशन इनकर हो रही है आपकी, डेप्रिसिएशन आपकी जितनी भी इनकर हो रही है एक फैक्ट्री में या एक शॉप में जो मशीन लगी हुई है, उनकी डेप्रिसिएशन तो चार्ज होनी है, इनकर होनी है। आप मैनेजर जो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सच सॉर्ट ऑफ कॉस्ट आर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट्स, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है जी, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फिर एक बात कर लेते हैं जी कास्ट की, और काफ़ी सारी कास्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जानी जाती है अपॉर्चुनिटी कास्ट। संक कास्ट, ये कास्ट क्या है जी? अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है जी? अपॉर्चुनिटी कास्ट आप क्या करते हैं जी? एक अल्टरनेट को चूज करने के लिए आप कोई ना कोई अल्टरनेटिव फॉरगॉन कर देते हैं। तो जो फॉरगॉन कर रहे होते हैं उसकी जो आप उससे जो अर्न करने वाले थे, जो फॉरगॉन कर रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कास्ट। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जी इसको समझने के लिए। लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट ए बनानी है,
ठीक है। प्रोडक्ट ए लॉन्च करने जा रहे हैं आप, इस पे आपको रेवेन्यू जनरेट होना है जी 200,000 रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी तरह दूसरी ऑप्शन आपके क्या पास क्या है जी, प्रोडक्ट बी है, इस पे आपको क्या है जी 100,000 रेवेन्यू मिलने वाला था। अब क्या होगा कि आपको एक अल्टरनेटिव चूज़ करना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक अल्टरनेटिव चूज़ करना है, डेफिनेटली आप बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करेंगे। तो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए आप किसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फॉरगॉन किसको कर रहे हैं जी, इसको, ठीक है। डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ए को लॉन्च करने में आपको 200,000 रेवेन्यू आने वाला है, आप इसी पे ऑप्शन पे जाएंगे। लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या बन रही है कि प्रोडक्ट बी को फॉरगॉन करना पड़ रहा है आपको। प्रोडक्ट बी में आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है जी 100,000। इसको इस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए टू अडॉप्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, वो वी विल फॉरगॉन दी नेक्स्ट अल्टरनेटिव, जो हमारे पास एक दूसरा अदर अल्टरनेटिव होगा, उसके जो रेवेन्यू हो रहा होगा उसको हम फॉरगॉन करेंगे। ये आपकी क्या बन रही होगी, अपॉर्चुनिटी कास्ट, यानी ये अपॉर्चुनिटी को आपने फॉरगॉन की है टू अडॉप्ट फर्स्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करने के लिए आपने इसको फॉरगॉन किया, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इस अल्टरनेटिव के अगेंस्ट इसकी ये अपॉर्चुनिटी कास्ट बन जाएगी। ओके जी। अब सम कास्ट क्या जी, सम कास्ट होती है जी आपकी, ये जब हम रेलेवेंट कास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आप सम कास्ट को देख रहे होते हैं जी। सम कास्ट आपकी क्या है जी, पास्ट इनकट होती है, ये कास्ट इनकट हो रही होती है इन पास्ट। ये माजी में आप इनकर कर चुके होते हैं, ठीक है। कोई भी आप लेट्स सपोज एक अल्टरनेटिव आप एक नया काम करने जा रहे हैं, उसके रेलिवेंट लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट ए बनाने जा रहे हैं, उसके रेलिवेंट कुछ मटेरियल आपके पास इन स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या कहलाएगा जी, कुछ आपने प्रिक्योर करना होगा मार्केट से, कुछ ऑलरेडी इन स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये इन स्टॉक आपके पास मटेरियल पड़ा होगा, वो आपका क्या कहलाएगा जी, ये मेरी सम कास्ट है, ये मैंने पास्ट में इनकर कर चुका हूँ। मैंने इक्विपमेंट परचेज किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया, एसेट एक्वायर किया, अब उसकी डेप्रिसिएशन जो है क्या हो जाएगी जी, सम कास्ट में ऑलरेडी इसको एक्वायर कर चुका था और इसकी कास्ट जो होगी अब मेरे लिए वो सम कास्ट बन चुकी है, ठीक है। तो ये जो कास्ट इनकर हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू पास्ट, जो पास्ट में आप इनकर कर चुके हैं, इन फ्यूचर वो आपके लिए सम कास्ट कहलाएगी। अब हम इसको देख लेते हैं जी क्विकली, हमारे पास शॉर्ट टाइम है। फ्लो ऑफ कॉस्ट देख लेते हैं जी। आप स्टार्ट करते हैं जी, कास्ट मटेरियल से स्टार्ट होते हैं ना, मटेरियल में आप यहाँ पे क्या कर रहे थे जी, परचेज कर रहे थे। डेबिट साइड पे आगा मटेरियल परचेज हुआ और यहाँ पे जब इशू कर रहे थे ये कंज्यूम्ड हो रहा था आपका, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम होने के बाद किस में आ रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका वर्क इन प्रोसेस में। ये मटेरियल आपका कंज्यूम होने के बाद कहाँ पे आ गया जी, इन प्रोसेस, ये यहाँ पे मटेरियल आ गया, ठीक। इसकी अपनी एक ओपनिंग इन्वेंट्री भी पड़ी होगी। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं बेसिकली वो है। अब सेकंड क्या होगा जी, इसमें लेबर आ रही होगी ना, ओके जी, लेबर आ रही है आपके पास, ऐड हो रही है। अब ये दोनों एलिमेंट मिलके क्या कहला रहे हैं जी, प्राइम कास्ट आपकी कहला रहे थे। फिर इसमें आगे जी ओवरहेड्स आ गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पड़ी होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी इसकी कोई ना कोई। अच्छा, कन्वर्जन कास्ट आपकी जो ये लेबर और ओवरहेड्स होते हैं ना, ये वाली आपकी क्या कहलाती है जी, कन्वर्जन कास्ट। जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं मटेरियल को प्रोडक्ट में, आपकी क्या कहलाती है, कन्वर्जन कास्ट। लेबर प्लस ओवरहेड्स आपकी क्या कहलाती है, कन्वर्जन कास्ट। अब यहाँ से जो हम ले जाते हैं जी इसको,
ये चली जाती है जी फिनिश स्टॉक में, और इसका भी ओपनिंग पड़ा होता है। जिस तरह हम ये मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मटेरियल, लेबर ओवरहेड्स आपका क्या कहला रहा है जी? मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, इसमें वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग ऐड होता है और एंडिंग लेस होता है, तो आप क्या कहलाते हैं जी? कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। आपकी यहाँ पे क्या बन रही होती है जी? यहाँ पे आपकी बन रही होती है जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है आपकी फिनिश स्टॉक में आ रही होती है, फिनिश गुड्स में। ठीक है, ये जब यहाँ पे आएगी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे इसकी ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा होता है। ठीक है, ये जब ओपनिंग ऐड होता है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में और ये क्लोजिंग लेस होता है, तो क्या बनता है जी आपका? यहाँ से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कहाँ पे जा रही होती है जी? इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ पे जी? इनकम स्टेटमेंट में। ये इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो ये एक पूरा फ्लो बनता है जी। मटेरियल हमारा कैसे फ्लो करता है जी? मटेरियल परचेज हुआ, कंज्यूम हुआ, वर्क इन प्रोसेस में आ गया, वर्क इन प्रोसेस में फिर लेबर भी ऐड हो रही होती है, ओवरहेड्स भी ऐड हो रहे होते हैं। तो जब वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड होती है, जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं जी? कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यानी हमने ड्यूरिंग द पीरियड इतनी कास्ट जो गुड्स मैन्युफैक्चर की हैं उनकी कास्ट ये है। अब ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में हम जब फिनिश स्टॉक जो ओपनिंग पड़ा होता है पिछले महीने के जो पड़ी हुई हैं गुड्स जो बिकी नहीं है हमारे पास से, वो आ जाएगी, और इस महीने की जो नहीं बिकी वो होंगी आपके पास। इन दोनों का इसमें ऐड करने से और इसको क्लोजिंग को लेस करने से आपके पास क्या आ रहा था जी? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके रेवेन्यू में से लेस हो रही होती है, तो आपका इनकम एक ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। तो ये इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बन रहा होता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या होती है, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड किसको बोलते हैं, और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये इसी के बारे में पेपर में आ भी जाता है। अब इनकम स्टेटमेंट में आपकी इनकम स्टेटमेंट है, इसमें क्या हो रहा था जी? इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं जी? रेवेन्यू लेते हैं ना पहले। ठीक है, यहाँ पर रेवेन्यू आया और इसमें से आप लेस क्या कर रहे होते हैं जी? CGS, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस की तो क्या आ गया आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से आप लेस करते हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्या आते हैं जी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके आ जाते हैं जी एडमिन एंड मार्केटिंग। ये लेस करके आप क्या करते हैं जी? नेट इनकम ड्राइव कर लेते हैं अपनी। ठीक है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, इस पे फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं। फिर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए जी कि अगर रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर लिया जाए तो क्या होगा, वो आपकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाएगी ना। रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दे तो क्या आएगा आपकी? ड्राइव क्या करेंगे जी? आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्राइव कर लेंगे। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन बन रहे होते हैं। या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है आपका जी? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहलाएगा कि परसेंटेज इनटू 100 कर देंगे इसको, तो ये फार्मूला बन रहा होगा। अगर हम कहें जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके क्या हैं जी? ऑपरेटिंग इनकम क्या है? तो ऑपरेटिंग इनकम आपकी क्या बनी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप लेस कर लेंगे, जब ऑपरेटिंग लेस करेंगे तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। ठीक है, आप अपने रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, एडमिन एंड मार्केटिंग, तो आपका ये क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें
तो नेट प्रॉफिट आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होने के बाद नेट इनकम आ रही होती है। अगर नेट इनकम को डिवाइड कर लें हम नेट सेल पे इंटू 100 कर लें तो ये आपका नेट इनकम मार्जिन आ जाएगा। नेट इनकम परसेंटेज में मार्जिन आ जाएगा। ठीक, तो ये सारा क्या कहला रहा था आपका जी, अकाउंटिंग साइकिल होता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका होता है जी रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे रेवेन्यू में से वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट अगर बात करें आप सेल्स प्राइस में से लेस कर रहे होते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें तो सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये पर यूनिट आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा आपका। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूलेज बन रहे होते हैं आपके। ओके, आई होप कि आप लोगों ने ये कंसेप्ट्स लर्न कर लिए होंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इन्हीं बेसिस पे आपको सारी कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही होती है आगे, और ये क्वेश्चन इसमें सेट हो रहे होते हैं। ये बेसिकली कास्ट अकाउंटिंग के बारे में चीज़ें चेक की जा रही होती हैं। ओके, सी यू, दिस इज़ ऑल अबाउट इट टुडेज क्लास। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस पर पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?